अलग अलग गलियों कूचों में लोगों को कौन गिनता है। साथ खड़े हों रहने वाले, देश तभी तो बनता है। जब घड़ी में बजते हो रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है कि हम आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखा सके, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा विश्लेषण एनालिसिस कर सके, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी अंधकार से कम नहीं, जिसमें चलना उतना ही खतरनाक है जैसे इस वक्त बढ़ती देश की आबादी। लेकिन क्या देश की बढ़ती आबादी के लिए जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो वाकई इसके दोषी हैं? देश की आबादी आज 140 करोड़ के पार हो चुकी है। हर सियासी पार्टी बढ़ती जनसंख्या पर सिर पकड़कर बैठी लगती है। कोई धर्म विशेष के लोगों को कोस रहा है तो कोई जनसंख्या कानून बनाने की वकालत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें कोसा जा रहा है क्या वो ही बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार हैं? विश्व जनसंख्या दिवस पर आज हम इस प्रोग्राम में खास चर्चा करेंगे और दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है असली स्थिति। देखें, भारत में आबादी धर्म के हिसाब से देखें तो हिंदू 79.8% है, जनसंख्या 121 करोड़। मुस्लिम जो हैं 14.23% है और 17.22 करोड़ उसकी कुल आबादी है। सिख जो है 1.72% है, 2 करोड़ 8 लाख उनकी आबादी है। ईसाई 2.30 है, 2.78 करोड़ वो आबादी है भारत में, यदि धर्म के हिसाब से हम उनको देख। देश की आबादी आज भले ही 140 करोड़ के पार पहुंच गई हो, मुस्लिम 17 करोड़ के पार पहुंच गए हों, लेकिन देश में क्या मुसलमानों को वो नुमाइंदगी मिली जिसके वो हकदार हैं? देश की एक सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी। जरा सोचिए, देश में आज तक एक भी मुस्लिम रक्षा सचिव नहीं हुआ। आज तक कोई मुस्लिम जो है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं। आज तक देश में कोई मुस्लिम थल सेना प्रमुख नहीं हुआ है। जफर सैफुल्लाह को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरा मुस्लिम कैबिनेट सचिव भी नहीं बना है। सलमान हैदर के अलावा आज तक कोई दूसरा मुस्लिम विदेश सचिव भी नहीं बना। सिकंदर बख्श साहब वाजपेयी सरकार में के अलावा आज तक कोई मुस्लिम विदेश मंत्री नहीं बना। मुफ्ती मोहम्मद सईद को छोड़कर दूसरा कोई नेता गृह मंत्री नहीं बना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद वीपी सिंह सरकार में होम मिनिस्टर हुआ करते थे। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, 10 करोड़ से ज्यादा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन बीजेपी आज सर्वधर्म सर्वमान्य की छवि नहीं बना पाई। क्या है बीजेपी का? ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि बीजेपी में मुसलमानों की हालत क्या है, जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। इस वक्त बीजेपी का एक भी मुस्लिम लोकसभा सांसद नहीं है। इस समय 303 सांसद हैं, उसमें बीजेपी में एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। पार्टी ने 2014 में 7 और 2019 में 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी चुनकर नहीं आया। राज्यसभा में बीजेपी के 91 सांसदों में भी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। अभी जो आखिरी सांसद हमारे रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्री थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद से नहीं हुआ। और देश के किसी भी राज्य में बीजेपी का एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। आप जानते हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। देश की आबादी 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या पर भी सियासत जमकर हो रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की है। वहीं कभी हम दो हमारे दो तो सबके दो का नारा बुलंद करने वाले गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की है। एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से समाज के
जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। भारत के अंदर में और चाइना में कंपेयर करेंगे, दुनिया से कंपेयर करेंगे तो पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है। जमीन कम है, पानी कम है, और 1 मिनट में चाइना लगभग 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में, और आज की तारीख में भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे से अधिक पैदा हो रहे हैं। आज जरूरत है भारत में एक कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। जो ना माने, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों का वोटिंग राइट भी समाप्त। जनसंख्या नियंत्रण पर उठी आवाज पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। ओवैसी ने क्या कहा, जरा ये भी देख लेते हैं। ओवैसी ने लिखा है ट्वीट करके कि विश्व जनसंख्या दिवस पर संघी फेक न्यूज फैलाने में समय बिताएंगे। सच्चाई यह है कि मोदी के शासन में भारत के युवा और बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। भारत के कम से कम आधे युवा बेरोजगार हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। चिंता एक स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट है आज विश्व जनसंख्या दिवस पर। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर सरेशवाला साहब, जो इंटेलेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और समाज में बड़ा काम करते हैं। साथ ही प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रोफेसर हैं, और 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट संजीव उनियाल साहब। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या देश में मुस्लिम समुदाय को ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसके नतीजे हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं। जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ जुड़ गए। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे आग्रह को स्वीकार करके वक्त निकाल लेते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। देश भर की राजनीतिक पार्टियां चिंता कर रही हैं। आबादी बढ़ रही है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं आंकड़े देखूं तो आबादी पर हमने नियंत्रण किया है, कंट्रोल किया है। यदि बर्थ रेट को हम लोग देखें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन आबादी बहुत बढ़ रही है। मेरा सवाल उससे थोड़ा सा इतर है, अलग है कि आबादी तो बढ़ रही है, एक आरोप बार बार लगता रहा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस आबादी को बढ़ाने में बड़ी हिस्सेदार रही है। ये सवाल तो नहीं है, ये आरोप है। सवाल ये है कि क्या उस जो इतनी बड़ी आबादी है हमारी, उस आबादी को समाज में उतनी हिस्सेदारी मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी? हिस्सेदारी का मतलब राजनीतिक तौर पर है, प्रशासनिक तौर पर है और दूसरे मसलों पर है। देखिए, जो पहली बात तो कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी है, ये इसलिए कि वो तो आंकड़े ही बताते हैं ना, मुझे तो जिसमें कहने की जरूरत नहीं, हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स है जी। बल्कि अगर आप पिछले 20 साल अगर लें तो उसमें सबसे ज्यादा लीस्ट ग्रोथ जो हुई है पॉपुलेशन की, वो मुसलमानों की हुई है। और अब जो है मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है, वो जो रिप्लेसमेंट है उसके लेवल पे आ गया है अब तो, और अब पूरे ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान का वो लेवल पे अब आ गया है। और देखिए, मेरा हमेशा से मानना था, आज से नहीं पहले से जी, कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम में, और ये दुनिया में ये थी बात जी, औरत की तालीम से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पैदाइश। औरत को जितनी तालीम मिलेगी, जितनी वो तालीम याफ्ता होगी, वो बच्चे इतने कम होते चले जाएंगे जी। तो इधर उधर की बात करने के बजाय मेरा तो हमेशा से ये मानना था कि भाई कुछ मत करो, औरत को एजुकेशन दो, उसको तालीम दो। वो जितनी तालीम याफ्ता होगी
ये मसला अपने आप हल हो जाएगा। इसमें कोई और चीज की करने की जरूरत नहीं है। जो आपने सवाल पूछा मुसलमानों की हिस्सेदारी का, जी तो देखिए ये तो आजादी के फौरन बाद से है ये। जी भाई 60 साल तक तो कांग्रेस पार्टी थी, जी लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये अनरिटन लॉ था तब से जी कि कुछ चीजों में मुसलमानों को रखना ही नहीं है। यानी ये उस वक्त जब बीजेपी भी नहीं थी और आरएसएस भी नहीं थी। जी तो पहले 60 साल में जो पार्टियों ने हुकूमत की वो 90% मुसलमानों के वोट लेकर हुकूमत में आते थे। जी लेकिन उन्होंने तय किया था, और वो अनरिटन लॉ है, कि भाई कभी भी इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमान नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर का तो ख्वाब भी मत देखना तुम। एक आध तुमको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई गवर्नर दे देंगे। आर्मी का चीफ मुसलमान नहीं होगा, आईबी का चीफ मुसलमान नहीं होगा, होम मिनिस्टर कसम खाने को एक मुफ्ती सईद आ गए नहीं होगा। तो ये तो अनरिटन लॉ था। बल्कि एक बहुत हमारे मुल्क के बहुत वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर गुजरे, मैं नाम नहीं लेता उनका, जी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 1972 में आई वॉज द टॉपर। Yes. और उस जमाने में हमारी जो ट्रेनिंग होती थी वो माउंट आबू में होती थी। माउंट आबू में जाते थे और बोले मैं टॉप जो था, और उसमें आईपीएस मैंने सिलेक्ट किया था तब। और आईपीएस में जो टॉपर होते थे पहले 10 उनको आईबी में मिल जाती, तो मुझे दे भी दी उन्होंने। लेकिन फिर वो हमारे जो चीफ ट्रेनर आए और कहा अरे आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप तो मुसलमान हैं, नहीं 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 नहीं, आईबी आपके लिए नहीं। ये 1972 की बात है। और बोले फिर मैंने आईएएस लिया। तो ये तो था, उसमें कौन सी नई बात है। और बीजेपी एक भी सीट नहीं देती, ये कसम खाने को बांटते हैं। तो इससे मैं आपको गुजरात देता हूं मिसाल के इससे कि मैं गुजरात का हूं। 1985-87 तक 18 या 19 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। ये लोग 17-18 सीटें देते थे जब बीजेपी नहीं थी। पार्लियामेंट में 3 सीटों में मुसलमानों को ये देते थे, खड़ा रखते थे। 89 से कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को गुजरात में टिकट नहीं दी, और जो 18-19 देते थे वो उतार कर इन्होंने अब 3 कर दिया है। जी। तो बीजेपी एक भी नहीं देती असेंबली में, तुम 3 देते हो। बीजेपी पार्लियामेंट में एक भी नहीं देती, तुम भी एक भी नहीं देते। और आप आगे जाइए, फिर एक्स्ट्रापोलेट करिए, महाराष्ट्र में जाइए जहां जहां मुसलमानों की आबादी है। और आगे मैं बोलता हूं जी कि जहां मुसलमानों को देते भी हैं, यूपी फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में 73 मुसलमान थे एमएलए, लेकिन आपको सिर्फ एमएलए तक की औकात है आपकी। मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी मुसलमान को? वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और कब्रिस्तान संभालने का काम। इसके अलावा आप मुझे बताइए ना, क्या सलमान खुर्शीद ऑक्सफोर्ड के नहीं है? लेकिन सलमान खुर्शीद कभी भी हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन पाए? नहीं बन सकते। उसके लिए आपको चिदम्बरम होना चाहिए, सलमान खुर्शीद नहीं बन सकता। तो बीजेपी को क्यों सर ये मसला बीजेपी का नहीं था, हम बीजेपी को नहीं कोस रहे, हम तो बीजेपी अभी चल रही थी, अभी सबसे बड़ी पार्टी इसलिए। और ये 60 साल के लिए ही आपको याद किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिस्सेदारी आज ही थोड़ी हुई है। बीजेपी तो 7 साल से सरकार में, इसलिए सवाल उनसे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन आज सत्ता में इसलिए इसके जी हाँ। अब ये है सियासत की बात जी। लेकिन कुछ चीजों में विजय जी हमारा भी कसूर है जी। मसलन भाई तालीम लेने के लिए हमको किसने रोका जी? हम तालीमी याफ्ता हुए ही नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम है, क्योंकि मैंने एक मूवमेंट शुरू की थी 2012-13 से, तो जब पता चला कि मुसलमान बच्चे इम्तिहान में ही नहीं बैठते, बल्कि हमारा यह आलम था कि मेरे जैसा जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता था, मुझे 2014 तक यह नहीं पता था कि बैच 89 क्या होती है और बैच 92 क्या होती है। हमको मालूम ही नहीं था ये दुनिया क्या है। तो यह कसूर हमारा भी है। हमको किसी ने दुनिया में तालीम हासिल करने के लिए नहीं रोका था, लेकिन ये हमारे अंदर में था ही नहीं। हम तालीम की तरफ गए ही नहीं। कारोबार करने में हमको किसने रोका था? वो हमने किया नहीं। तो बहुत सारी चीजों में हमारा भी कसूर है जी। लेकिन अब मैं ये कहता हूं सॉल्यूशन के एतबार से कि देखिए वो सियासत वाले रास्ते से मुसलमान का होने वाला नहीं है, इसलिए कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है आपको टिकट ही नहीं देंगी, तो आप असेंबली में कैसे जाओगे और पार्लियामेंट में कैसे जाओगे? तो अब एक ही रास्ता जो मैंने पकड़ा है कि आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा।
और वो भी मामूली तालीम से अब नहीं चलेगा। आपको, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, यू हैव टू एक्सेल इन एजुकेशन, पर्टिकुलर फील्ड में आप बिल्कुल लफ्ज आखिर पे जाओगे, ठीक है, और अपने अंदर में काबिलियत पैदा करो तालीम की बुनियाद पर, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। अगर ये तीन चीजें आप में हो गई तो दुनिया की कोई कौम, कोई पार्टी या कोई भी आपको रोक नहीं सकता, वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात आपने की है, आपने बड़ा अच्छे से तकरीर की है। और मैं मुसलमानों को एक ही बात कहता हूं जी, तुम तालीम याफ्ता हो जाओ बस पहले। सर, मेरी खुशनसीबी कि आज मेरे दोनों गेस्ट जो है ना बहुत काबिल और तालीम याफ्ता लोग हैं, बड़े तालीम वाले लोग हैं। प्रोफेसर मोहिबुल हक भी साहब जुड़ गए। जी विजय जी, मैं, क्योंकि मेरा खत्म हो रहा है लास्ट, क्योंकि मैंने किसी और को टाइम दिया था लेकिन आपकी वजह से मैं आ गया हूं जी, तो जी आप बोलिए। मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा। और लास्ट कोई सवाल पूछ लीजिए मुझे। नहीं, मैं तो रास्ता ही पूछ रहा था, आपने तालीम की बात तो कर दी और सब तरह की बात आपने उसमें की है। अब मैं इसमें क्या आपको जोड़ सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिए जाते जाते कि क्या जोड़े कि ये प्रोग्राम मुझे फिर से इस विषय पर ना करना पड़े। डिस्कनेक्ट हो गया शायद। मोहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी जफर सरीशवाला साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी अपनी तकरीर रखी है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक राजनीतिक मसला है, सियासी मसला है, या जो वो कह रहे हैं कि तालीम याफ्ता जब तक नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं? देखिए, जफर सरीशवाला साहब की बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं। जी, सबसे पहली बात, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, जो सबसे पहली बात, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें देखना होगा। जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ये देखते हुए कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं जी, तो उनको आप जानते हैं कि उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। जी, और ये होता है, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, जो सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ होती हैं, जो नॉन डोमिनेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके लिए आमतौर पर सीट्स रिजर्व करते हैं। अफर्मेटिव एक्शन स्टेट का है, और इसी वजह से आप देखें कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का इंश्योर किया गया थ्रू रिजर्वेशन। बाकी जो है ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, हम जानते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, बट कीपिंग इन व्यू देयर पॉपुलेशन दे कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड। सवाल देखिए सिर्फ ये है कि अगर हम प्री नेटल हिस्ट्री देखें, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता बीजेपी और कांग्रेस। सवाल यह है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले, फिर हाउ इंडियन स्टेट हैज डील्ड विद इट्स माइनॉरिटीज। यस, सवाल, अगर इस सवाल पे आप जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप देखें, प्री नेटल हिस्ट्री देखें, जब ये प्रोविजन बन रहा था तो शुरू में जो बात की गई थी, अगर आप देखें पहला स्टेज है जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया था। और नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी तो पार्टीशन के शैडो में खत्म किया गया। जो चीजें आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हासिल हैं त्रिवेदी साहब, वो तमाम चीजें माइनॉरिटीज को कमेटी ने रिकमेंड किया था, लेकिन पार्टीशन के बाद जो माहौल पैदा हुआ उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया गया। तो पहली तो देखिए वहां पे जो प्री नेटल हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का इंश्योर नहीं किया गया थ्रू रिजर्वेशन, इस वजह से भी उनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ। नंबर 2 अगर आप देखेंगे, नंबर 2 सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के साथ एक बैगेज ऑफ हिस्ट्री है। वो बैगेज ऑफ हिस्ट्री है कि यह समझा जाता है कि मुसलमानों ने रूल किया, हालांकि मुस्लिम मासेस ने रूल नहीं किया है, आप ये जानते हैं। मुस्लिम रूलर्स थे इत्तेफाक से 500-600 साल तक इस मुल्क में, बट इसका मतलब नहीं है कि मुसलमानों ने रूल किया। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कुछ नहीं था। आप जानते हैं कि राजपूत और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलायंस था जिसके जरिए पूरी हुकूमत चल रही थी अंग्रेजों की, ये क्या नाम है, मुगलों की। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो एक वो बैगेज जो है, तो मुसलमानों को बहुत हॉस्टाइल कंडीशन में उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि साहब दीज आर द पीपल हु हैव रूल्ड ओवर इंडिया। और अगर हिस्ट्री को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया जाए तो ये बताया जाएगा कि ये बहुत जालिम लोग हैं, ये रेपिस्ट हैं, इन्होंने मंदिर तोड़े, ये किया वो किया। आप जानते हैं तमाम चीजें इस तरह की हो जाती हैं। तो एक जो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में बीजेपी या कांग्रेस की बात मत कीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देने में सोचना पड़ता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती है, वो ये दिखाने के लिए लड़ती है कि हमने कितनी औरतों को और कितने मुसलमानों को और कितने हिंदुओं को टिकट दिया। डेमोक्रेसी में सीट्स, तो हमें ये सीट्स मैटर करती है ना, सीट्स मैटर करती है। और तीसरी देखिए बहुत अहम बात यह है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अगर आप जायजा लें तो आपको यह पता चलेगा कि जो बहुत ही प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, जहां पे 30% मुसलमान हो सकते हैं, बहराइच वगैरह के आसपास आप चले जाएंगे,
तो आप देखिएगा जहां पे 30% मुसलमान हो सकते हैं, जहां पे 35% मुसलमान हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया गया। जबकि जो डिलिमिटेशन का सेक्शन यानी डिलिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 9 का वायलेशन है ये, लेकिन ये इलीगल वायलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती आई है, इंडियन स्टेट करती आई है। तो अल्टीमेटली ये तो उसमें जेरीमेंटरिंग भी करते हैं। सॉरी, माफी चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन तो कोई है नहीं जी, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लीजिए वो जनरल सीट भी हो, तो आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम को वहां पर जी, मैं बात ये कर रहा हूं कि मान लिया किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मुसलमानों की तादाद 35% है तो और वहां पे शेड्यूल कास्ट की तादाद 30% है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया, तो आप कहना ये चाहते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, यानी मुसलमान हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, यानी माइनॉरिटीज से छीन करके शेड्यूल ट्राइब को या शेड्यूल कास्ट को दिया जाएगा, माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा जाएगा। बात ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है ना, मुसलमान भी मार्जिनलाइज्ड हैं, दलित भी मार्जिनलाइज्ड हैं, शेड्यूल ट्राइब भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व क्यों किया जाएगा जहां पे मुसलमानों की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है? ये डिलिमिटेशन एक्ट जो है इसका भी वायलेशन। जी, ये महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया है। आपके पास लौटता हूँ सर। काफी देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दशा जानने के लिए यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 403 पेज की रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश की। पहली बार उस रिपोर्ट के माध्यम से औपचारिक तौर पर मालूम हुआ कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की क्या स्थिति है, सरकारी नौकरी में मुसलमानों की भागीदारी कैसी है, इसको देख लेते हैं। देश में मुस्लिम आईएएस ऑफिसर 3% हैं, आईपीएस 4% हैं, पुलिस बल में मुसलमान 7.67% हैं, रेलवे में मुस्लिम कर्मचारी 4.5% है, कुल मुस्लिम कर्मचारियों में 98.7% निचले पदों पर हैं। जो सरकारी मुसलमानों की जो स्थिति है उसमें 98% है और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय 4.9% है। तो हक साहब, आपने राजनीतिक बात की थी, हमने ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जो है उसकी चर्चा की है। तो राजनीतिक स्थिति पर आपने भी चर्चा कर दी और जफर साहब ने इस बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों देंगी वोट, सीट क्यों देंगी जबकि उनको जीतना है। तो ये सामाजिक स्थिति को और आर्थिक स्थिति को या एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? मुझे आरोप लगाने का मंशा नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, मंशा है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गहरा सवाल है। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले बात कि जफर सरेशवाला साहब अभी आपके चैनल से ये कह रहे थे कि मुसलमान एजुकेशन की तरफ नहीं जाते जी। मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। अगर आप देखेंगे आज जैसे पॉपुलेशन की बात भी कुछ पॉलिटिशियन ने कही, सबसे पहली बात ये याद रखना चाहिए कि अगर आप डेटा लेंगे कि जिस कम्युनिटी में ज़्यादा बैकवर्डनेस होगी, जो सेक्शन ज़्यादा बैकवर्ड होगा, उसकी जनसंख्या हमेशा ज़्यादा होगी। यानी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस है। और आपको मैं बहुत अच्छा अगर आप करें त्रिवेदी साहब कि बीएचयू के 50 प्रोफेसर को उठाइए और एमयू के 50 प्रोफेसर को उठाइए और उनसे पूछ लीजिए आपके बच्चे कितने हैं, बराबर। मैं ये समझता हूँ कि कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलेगा। आप 50 मुस्लिम डॉक्टर को उठाइए और 50 नॉन मुस्लिम डॉक्टर को उठाइए और बोलिए आपके बच्चे कितने हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप 50 नॉन मुस्लिम डॉक्टर को उठाएं और 50 मुस्लिम रिक्शे वाले को उठाएं, तब फर्क और बोलेंगे साहब आप देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो बदमाशी की जाती है चैनलों पे, वो ये बदमाशी की जाती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए, देखिए बैकवर्डनेस का सिंबल है। नंबर 2 मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने दलित कम्युनिटी से क्या कहा? उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज, एजिटेट। ऑर्गेनाइज और एजिटेट करने के लिए कहा ना, यानी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते डाउन ट्रोडन कम्युनिटी के लिए। एजुकेशन उस वक्त तक आपके पास बहुत अच्छी नहीं आ सकती त्रिवेदी साहब जब तक आपके पास पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो जी। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत गरीब फैमिली है, हक साहब इस पर चर्चा करते हैं। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, आपके पास लौट कर आऊंगा मैं ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाएं उससे पहले एक बार फिर आज के सवाल की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्या देश में मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए?
आप हमें अपनी राय ट्विटर पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूं गए यूं आए। इस मुल्क का बाशिंदा मैं भी हूं, फिर भी इतनी बेरुखी क्यों? क्योंकि बात हक की है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं मुस्लिमों की और देश में बढ़ती आबादी की। देश में मुस्लिमों की आबादी 17 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मुस्लिमों के मुद्दे पर जमकर सियासत होती है। इसी मुद्दे पर हमने लोगों से राय जानने की भी कोशिश की। लोगों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं जन का मन। देखिए, नुमाइंदगी एक आम जनमानस में मुस्लिम, हिंदू, जिस भी समुदाय का व्यक्ति हो, सबको मिलनी चाहिए। मायने ये रखता है कि हम उस नुमाइंदगी का जो हमें सुविधाएं मिल रही, संसाधन, उसका किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। अब जिस तरह से हिंदू समुदाय में विद्यालय होते हैं जहाँ ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसी तरह मुस्लिम समुदाय में मदरसे होते हैं। मदरसों का अच्छा बुरा दोनों उपयोग लोग करते हैं। कुछ लोग वहाँ तालीम अर्ज करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वहीं कुछ लोग वहाँ पे जाके आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जो उनके मानसिक पतन का कारण बनती है। देखिए, भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर के हिसाब से होता है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाना, यानी कि जब सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है तो अधिकार भी उनको समान ही मिलेंगे। अब कौन धर्म किस अधिकार का किस तरह से उपयोग करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। धर्म की अगर मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हैं, मुस्लिम नुमाइंदगी में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन से उठकर हायर पोजीशन तक गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर पोजीशन का मिसयूज करते हैं। जो नुमाइंदगी मिल रही है वो अपने नुमाइंदगी का कहाँ सदुपयोग कर रहे हैं, कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि सारे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी थे हमारे यहाँ, और काशी की धरती पे बिस्मिल्लाह खां जी थे, जो अपने सनाइयों से पूरे देश का नाम रोशन किए, पूरे देश को आगे ले जाने का काम किए। और हमारे भारत सरकार में जो मंत्री है नकवी जी, जो देश को लगातार आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास आए हुए हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा ट्वीट्स आपको बताते हैं कि देश में सभी धर्म के लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह अफजल खान साहब ने लिखा है, ट्वीट किया है कि देश में सभी धर्म के लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, फिर मुसलमानों को भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रही, ये नूर आलम ने ट्वीट किया है। हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में मुस्लिमों की हालात में ज़्यादा सुधार नहीं आया। बात अगर संसद में मुस्लिमों की नुमाइंदगी की करें तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या स्थिति है देश में संसद में हिस्सेदारी की। संसद में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 1952 में देश की कुल आबादी में मुस्लिम 10% थे। उसमें लोकसभा में 4% मुस्लिम सांसद हुआ करते थे। लेकिन 2019 में देखें तो कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय 15% है, जबकि 2019 में लोकसभा में मुस्लिम सांसद 4.9% है। 70 साल में लोकसभा में महज 0.9% की हिस्सेदारी बढ़ी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीव उनियाल साहब भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, एडवोकेट है। उनियाल साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मोहिबुल हक साहब भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर साहब हैं। उनियाल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, हम आज विश्व जनसंख्या दिवस पर बात कर रहे हैं और मुस्लिम तबके की जो एक बड़ी आबादी है हमारी अल्पसंख्यक की, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और एक नए तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या मुसलमान जो हैं वो इस जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़ाने में सबसे बड़े वो हैं हिस्सेदार, और क्या ये भी मानते हैं कि जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतना ही समाज में या सामाजिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी है? उनियाल साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझसे पूछा आपने? जी जी जी, आप ही से पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ,
हाँ, मैं तो सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि काबिलियत को क्राइटेरिया क्यों ना बनाया जाए जी, बजाय धर्म के, पंथ के और किसी जाति को अग्रसर ना करके काबिलियत क्राइटेरिया क्यों नहीं होना चाहिए जी, कि किसमें कितनी क्वालिटी है, किसकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, किसका क्या तजुर्बा है, किसका क्या एक्सपीरियंस है। और अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या वो समाज में उनका रिप्रेजेंटेशन सभी जाति समाज के लोगों के बीच में है, क्या वो दुख दर्द में साथ खड़े होते हैं, क्या जब इस तरह की समस्याएं आती हैं, धार्मिक उन्माद का वातावरण इस देश में बनता है, तो क्या वो दोनों धर्मों के लोगों को या जो भी धर्म की आपस में कोई आपस में फजीहत हुई है, क्या उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, क्या उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला पाते हैं? तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर कोई चीज़ नहीं है कि जो वो आगे ना बढ़ पाए। परंतु अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली, चाहे उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ना हो, चाहे उनका धार्मिक उन्माद में एक ही जाति या पंथ को लेकर रिप्रेजेंटेशन रहता हो, या समाज में सर ये धार्मिक उन्माद कोई एक कम्युनिटी का काम तो नहीं है ना। धार्मिक उन्माद जो है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जीरो होगी। उनियाल साहब, धार्मिक उन्माद का जो जिक्र कर रहे हैं वो कोई एक कम्युनिटी का हो तो आप उस पर नहीं निशाना बना सकते। उन्माद होगा तो फिर दोनों तरफ होता होगा। नहीं, मैं आपसे सिर्फ मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम न्यूट्रल बात करें तो ये अपने आप में ये विषय ही मुझे लगता है कि बहुत सार्थक मुझे नहीं लग रहा जी, कि ये अपने आप में जो भी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जी, जो व्यक्ति काबिल होगा, जो व्यक्ति क्वालिटी से भरपूर होगा, जिसके अंदर वो सब चेतनाएं, वो नवचेतना, वो संचार कर रही होंगी उस तरह की चीजें, तो आगे आएगा। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको किसने बनाया था? प्रोफेसर हक, जिसको कि मुझे लगता है कि खास स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता था। ठीक है, प्रोफेसर बनाने वाले वो थे। ऐसे ही मुझे लगता है आता हूं आपके पास बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, कोई बात। फुटबॉल प्लेयर देख सकते हैं जिनको प्रोफेसर हक बनाया गया। आपका कमेंट जी। तो त्रिवेदी साहब, मैं सबसे पहले एक बात के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात की जाती है वो सोशल डार्विनिज्म है। यानी ये समाज में अगर सोशल डार्विनिज्म फॉलो किया जाए तो ये एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं होती है। उसमें जो कमज़ोर तबकात होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे भारत में देखें, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी या डिफरेंट औरतें हैं, जो मार्जिनलाइज सेगमेंट होता है सोसाइटी का, उसको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए आपको स्पेशल कोई पैकेज या कोई अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ता है। नंबर 2, अगर आप देखें, जेएस मिल ने बहुत अच्छी बात कही थी कि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं, वो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी होता है। यानी अगर डेमोक्रेसी अगर मेजॉरिटेरियन होगी तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन को, मार्जिनलाइज सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं कर पाते हैं डेमोक्रेसी में, तो अल्टीमेटली इसका मतलब वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं, वो फॉल्स डेमोक्रेसी होती है। यानी वी कैन हैव इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड दैट इट इज अ ट्रू डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। आखिरी बात मैं इसी कड़ी की कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो कहते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, यानी ये जो काबिलियत की बात कही जाती है कि साहब मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। आप ये बताइए कि आमतौर पे जो बहुजन समाज के लोग बात उठाते हैं अपनी तरफ से, और जिसको काशी राम हमेशा कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आखिर जो हमारे यहाँ अपर क्लास के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में या जॉब्स में इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्या वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं इसलिए इलेक्शन जीत जाते हैं, या दे आर इन ए पोजिशन टू कंस्ट्रक्ट ए नैरेटिव? आप जानते हैं कि वर्ल्ड अराउंड अस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें गुड और बैड का जो पूरा तस्वुर पैदा किया जाता है, उसमें आपको ये मानना होगा जो अपर क्लास है उसका एक डोमिनेंट रोल होता है। और यही वजह है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी की जाती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। जी, पुनियाल साहब जी, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कुछ? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज में भी जो लोग तेली हैं, भांड है, हजामती हैं, जो उनकी मार्जिनलाइज कौम है, जो ओबीसी उनकी कैटेगराइज कौम है, जिनको हमेशा इन्होंने कुचला मुस्लिम्स ने, उनके बारे में इनकी क्या राय है? उनको उठाने के लिए
क्या कोई मस्जिद की तरफ से या कोई मुफ्ती की तरफ से या कोई मौलाना की तरफ से या किसी मौलवी की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया कि इन जातियों को जिनको हमने लगातार दबाया, दमन किया मुस्लिम्स ने, क्या उनको उठाने के लिए कोई कदम उठाते हैं स्पेशल? लेकिन कोई ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनियाल साहब, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी। जी त्रिवेदी साहब, मैं जवाब दे दूं इसका। जी बात ये देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी की वही बात मैं कर रहा हूं। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब एक अलग चीज है। यू नो, सेकुलर पैराडाइम में जब हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे आप ये नहीं मानते कि हमारे यहाँ औरतें 50% हैं लेकिन उनकी नुमाइंदगी जहाँ पे होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो हम बात करते हैं ना भाई कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का पूरा इंपैक्ट है कि हम ये कहते हैं कि औरतों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है और हमने देखा लोकल बॉडीज में हमने दिया। तो सिमिलरली अगर आपके समाज का कोई हिस्सा पीछे रह जाता है, आप ठीक है, आप तेली को दीजिए, आप अंसारी को दीजिए, आप मुसलमानों में खटीक को दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से रिजर्वेशन तो यानी कोई ना कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको करना पड़ेगा एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी उनियाल साहब के पास आऊँ, लेकिन पहले एक ग्राफिक देखते हैं मुसलमानों में शिक्षा की स्थिति को लेकर। देश में मुस्लिमों का शिक्षा का स्तर आज भी चिंताजनक है। देश में भले ही साक्षरता दर में तेजी से सुधार हो रहा हो, लेकिन मुस्लिमों की हालत जस की तस बनी हुई है। देश में देखिए आप कि मुसलमानों की कुल आबादी का 42.7% हिस्सा निरक्षर है। आज की तारीख में भी 17% मुस्लिम पुरुष स्कूल में नामांकन ही नहीं करवाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। 21.9% मुस्लिम महिलाएं स्कूलों में नामांकन नहीं कराती हैं। 2018-19 में हायर एजुकेशन में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 5.2% थी। 17.22 करोड़ में से 11.61 करोड़ मुस्लिम कोई काम नहीं करते हैं। 67.42% मुस्लिम महिलाएं काम नहीं करती हैं। ये हमारा सामाजिक स्तर है। उनियाल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले हक साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, ताकि फिर मैं उनियाल साहब से इस पे कमेंट लेना चाहता हूं। त्रिवेदी साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस माहौल में आपने अभी टीवी डिबेट यानी जो अभी आपने ये पूरा शो कंडक्ट किया, मैं उसके लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं सर, ये आपकी कि इसमें कोई हॉस्टिलिटी, लड़ाई झगड़ा, कोई प्रोपेगेंडा, इस तरह की बातें नहीं है। आप देश के सामने एक समस्या रख रहे हैं और उस पर लोगों को सोचने की, समझने की दावत दे रहे हैं। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं उससे ये पता चल जाता है कि जो इल्जाम लगाया गया है कि हिंदुस्तान में अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स हुआ है, वो अपने आप में एक झूठी बात है। अपीजमेंट ऑफ यानी माइनॉरिटीज की झूठी बात, जो प्रोपेगेंडा है या जो नैरेटिव सेट किया गया, वो ये आंकड़े बताते हैं कि ये अपने आप में फॉल्स है, ये झूठी बात। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन सर एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है, हमने इसी पर कोशिश की और हम तो कोशिश ही करते हैं कि हम एक अच्छी डिस्कशन रख सकें। हमारा पर्पज ये नहीं होता कि हल्ला हो, हंगामा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात हो रही है लगातार और वो नहीं हुआ, ये आंकड़ों से दिखता है ना, लेकिन जो अपीजमेंट का दूसरा हिस्सा है कि ये कहा जाए कि एक पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही थी 60 साल से और दूसरी पार्टी मुस्लिम विरोध कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तो दोनों बातें ही ठीक नहीं है? आज मुसलमानों, भारतीय जनता पार्टी का शासन हो तो वहाँ पर भी उसी तरह से बिहेव हो रहा है जो 60 साल में कांग्रेस की सरकारों में हुआ। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। आप देखिए, अगर जो बीजेपी की सरकार आने के बाद थोड़ा सा फर्क 2014 के बाद से, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो लिंचिंग हुई, ये हिंदुस्तान में पहले नहीं होता था। अगर आप देखें सीए एनआरसी टाइप की बात पहले नहीं की गई। लेकिन माइनॉरिटी का जो बजट है वो तो बढ़ा दिया गया। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में मैं देख रहा था अल्पसंख्यक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट ही कितना होता है त्रिवेदी साहब जी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट देख लीजिए, उसमें कितना कट कर दिया गया जी। आप ये तो देख लीजिए जी। माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट ही क्या होता है जी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का बजट ही क्या होता है? ये सब तो सिर्फ आई वॉश है, इसमें कुछ होता नहीं है। उनियाल साहब, एक बड़ा फर्क जो है, हक साहब ने कहा कि हाँ, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज जी, मुझे बहुत डिस्टरबेंस है। आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। एक अगर आपने मुझसे पूछा जी, एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि बात हुई कि मुस्लिम अपीजमेंट की, तो जो आंकड़े दिखाए उससे समझ में आ गया कि मुस्लिम अपीजमेंट से मुसलमानों का भला नहीं हुआ। यदि ऐसा है भी तो भी, लेकिन 2014 के बाद जो हक साहब का कहना है कि उसके बाद एक नया तरीके का नैरेटिव आया है जिससे मुसलमानों का नुकसान हुआ है। मैं इसमें दो बातें कहूंगा जो मुझे आपका प्रश्न, जो प्रश्न मुझे समझ आया जी,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो डेटाज आपने दिखाए, जो मुझे नजर आए और जो मैं देख पाया आपकी बात कहने के बाद, इससे एक बात मैं नई इंटरप्रिटेशन करता हूं इसकी, इससे क्लियर हो जाता है कि मदरसों की एजुकेशन से मुस्लिमों का भला नहीं होने वाला, और वन नेशन वन एजुकेशन जब तक नहीं बनेगी, वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी, आप एनसीईआरटी सीबीएसई को मेन पाठ्यक्रम में लेकर नहीं आओगे, मदरसों से इस जाति, सर मदरसों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं होने ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है, तैयार करेंगे वहां पर, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है। जुम्मे वाले दिन लोगों को अपना रास्ता बदल के अपनी शटर बंद करके भागना पड़ेगा, और इसी तरह की गर्दन काटने वाले युवकों का निर्माण कर पाएंगे आप उनका रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज का नहीं कर पाएंगे, उनकी वही बात मैं कह रहा हूं सर। उनियाल साहब ये आज तक भी उनियाल साहब ये फॉल्स नैरेटिव है कि जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान 4% 5%, इतने मदरसों को इतना बड़ा चंदा मिलता है, वो मौलवी क्या कर रहे हैं, वो मौलाना क्या कर रहे हैं, वो मुफ्ती क्या कर रहे हैं, क्या इस तरह के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में भी नहीं आ पाते, और ऐसे टेररिस्टों को तैयार कर रहे हैं क्या वहां पर? ये सोचने का विषय। उनियाल साहब आपकी पूरा फिगर जो है इस इंटरप्रिटेशन की तरफ जाता है। उनियाल साहब मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, हक साहब इसको शायद करेक्ट कर सकते हो कि मदरसों में पढ़ने वाली आबादी कितनी है, 4% 5% है, 95% मुसलमान, वो जो सामान्य एजुकेशन जो चल रही है देश में, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, सीबीएसई की हो या स्टेट बोर्ड की हो, उसी में पढ़ रहे हैं सब लोग। ये फॉल्स नैरेटिव बनाना बंद कीजिए भाई। 11 12 बच्चे पैदा करने के बाद ये भी फॉल्स नैरेटिव है, आप इसको करेक्ट कर दूं मैं आपको, जो है ये भी फॉल्स नैरेटिव है। बेचते हो आप उसको क्यों नहीं? फैमिली हेल्थ सर्वे का वो देख लीजिए फिगर सर, आपकी सरकार का, ये भी फॉल्स नैरेटिव आप बना रहे हैं। चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे छोटी जात साहब आपको जोड़ना चाहते हैं, किसी भी समाज का हो, चाहे उसकी अर्निंग कुछ पर अपने बच्चों को पढ़ाता है। अपनी बात वही दोहराऊंगा। इसीलिए एक आज एशिया का मैं देख रहा था, एक रिक्शा चलाने वाला यूएन की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसने जाके ज्वाइन किया। ठीक है हक साहब, हिंदू समाज की इच्छा होती है कि चाहे रोटी एक कम खा ले, आप कभी देखिए पर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए ये पॉलीगेमी का और इस तरह का माइंडसेट क्यों नहीं क्रिएट करते मौलाना और मौलवी? अगर आप इसकी हकीकत जानना चाहते हैं तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सर्वे कर लीजिए, सैंपल सर्वे सबसे आसान होता है। 100 मुस्लिम डॉक्टर, 100 हिंदू डॉक्टर, इन मदरसों से मोह भंग करना पड़ेगा मुस्लिम समाज को। 100 मुस्लिम प्रोफेसर, 100 हिंदू इंजीनियर, 100 मुस्लिम प्रोफेसर, आप देख लीजिए उनके बच्चे कितने हैं। ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए कि मुस्लिम रिक्शा पुलर और हिंदू डॉक्टर, ऐसा नहीं होता है। देखिए बेसिकली बैकवर्डनेस का सिंबल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो लोग पढ़े लिखे उनके बच्चे 1-2 इससे ज्यादा नहीं होते हैं आमतौर पर, वो खुद ही फैमिली प्लानिंग पे वॉलंटरली अमल कर रहे होते हैं। करियर वुमेन अगर होगी तो वो खुद ही नहीं चाहेगी कि उसके 2 से ज्यादा बच्चे हों, वो एक बच्चा भी बहुत भारी पड़ जाता है। आप ये अंदाजा लगाइए तो अल्टीमेटली जो कम्युनिटीज बैकवर्ड रहेंगी, चाहे किसी भी धर्म की है, उनके अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है नौटियाल साहब। इसको इस तरह से बनाना कि एक कंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव जैसे एजेंडा हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, ये गलत बात है। जी उनियाल साहब, काफी हद तक तो आवाज क्लियर नहीं हो रही है, वैसे मैं उनियाल हूं जी। मैं आपको दोबारा से आपके फिगर के बाद, आप वाकई बधाई के पात्र हैं। आपने जो फिगर दिया है वो ये अपने आप में बताता है कि हमें वन एजुकेशन, पूरे भारतवर्ष की वन एजुकेशन पॉलिसी रखनी पड़ेगी। अगर हमें अलग से अपना कानून शरीयत चलाना है तो हम हर चीज में पिछड़ते चले जाएंगे, और जहां हम पिक एंड चूजी हो जाएंगे। आईपीसी अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो हमें आईपीसी पसंद है, परंतु अगर कोई और ट्रिपल तलाक वाला मैटर आता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई किसी जन समाज के अगेंस्ट कह देगा तो हम गर्दन काट देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की वेट नहीं करेंगे। सर उसके बाद माफी चाहता हूं उनियाल साहब, क्या करता है, आप बात कर रहे हैं वो कभी किसी एक घटना को जनरलाइज, कार्टूनिस्ट घटना को देखिए जैसे लोग क्या कर रहे हैं, शंभूलाल रेगर क्या किया हिंदू समाज में, किसी ने शंभूलाल रेगर ने राजस्थान में लग, तो आपको वन एजुकेशन वन नेशन होकर के एक मुस्लिम मजदूर को बंगाल हक साहब और उनियाल साहब को पहले जख्मी किया, उनियाल साहब और हक साहब, मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूँ कि एक 2 घटनाओं को जनरलाइज मत कीजिए किसी कम्युनिटी के साथ। ये वही मैं कह रहा हूँ, हम मैं इसको नहीं मानता हूँ, कम्युनिटी के लिए इसको बात नहीं मानता, कम्युनिटी को टैग मत लगाइए, बिल्कुल टैग नहीं लगा रहा साहब। देखिए इस तरह की जो घटनाएं होती है वो उससे पूरी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, इस तरह से माननीय शंभूलाल रेगर ने किया, उससे हिंदुओं का क्या ताल्लुक? मैंने इसीलिए कहा कि कम्युनिटी को लेकर परिवार उजाड़ गए। ठीक है,
उनियाल साहब ठीक है, इस बात को उड़ा दिया गया। चलिए, छोटी बात है क्या ये? ठीक है उनियाल साहब, नहीं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनियाल साहब, हुरक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाफर सरीशवाला साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस चर्चा में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल के लिए एक सवाल पूछा था कि क्या देश में मुस्लिम समुदाय को ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस पर 65% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, यानी 65% लोग समझते हैं कि मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन भी आपने देखा। अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। फूल इसके पहले कि सूख कर बिखर जाएं, साथ खड़े जो लोग हैं, इसके पहले कि उनसे दामन छूट जाए, आओ उनके हाथों को पकड़कर साथ लेकर चलें, सपने समानता के दोनों के दिल में पलें। इसके पहले कि अनदेखी इंसान को छोटा महसूस करने पर मजबूर कर दे, उसका भी वजूद है, ये सोच उसके जहन से दूर कर दे। आओ थोड़ा उनके बारे में भी सोचते हैं जो तुम्हारे, हमारे आसपास, अगल बगल, हमारे गांव या शहर या यहीं कहीं रहते हैं। देश की संसद और सड़क पर भी उनका हक है। बात सुनिए कम और समझिए ज्यादा, क्योंकि बात हक की है। अब आखिर में इसको देखा क्या, आज हम आपको इस सेगमेंट में एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो शादी के 7 वचनों से भी आगे का है। आज शादियों में मॉडर्न कल्चर दिखाई देती है, ऐसे में शादियों में दूल्हा दुल्हन की शर्तें भी सामने आना लाजमी है। हम आपको एक ऐसे ही वीडियो को दिखाते हैं जहां शादी के 8 वचन निभाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब खैर।